हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, रेलवे, यूपी पुलिस, पेट या अन्य किसी एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है, ये जो करंट अफेयर की वीडियो चल रही हैं लगातार, वो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन के साथ ही साथ उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन सकते हैं उनको भी साथ में कवर किया जाता है। जैसे कि आरओ एआरओ में हो गया, या फिर रेलवे में, या फिर जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो कूट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन संबंधित जो है अन्य जो है टॉपिक जो साथ ही में पूछ लेता है। तो इसलिए आपको डिटेल अगर नहीं पता होगी सही से तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस जो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है इसमें क्या करते हैं कि जितनी डिटेल हो सकती है वो भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि अगर पढ़ा हुआ होगा आपका तो एक बार आपको नहीं भी ध्यान है तो आप उस टाइम पे वहाँ पे क्वेश्चन आप जब लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तुक्का लगने के चांसेस भी आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, उसके क्वेश्चन जो सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इससे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और साथ ही में अगर चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर लेना। और आपको लगता है कहीं पे कोई चीज़ छूट रही है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो भी आपके लिए पूरी करी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को आप आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। किसने ओशियन रिंग ऑफ योगा नाम की एक पहल को शुरू किया है? ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल। तो ओशियन रिंग ऑफ योगा नाम की एक पहल को शुरू किया है, ये शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हिस्से के रूप में ओशियन रिंग ऑफ योगा पहल के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात नौसेना के जहाज मित्र देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम संदेश को बढ़ावा दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? दुनिया एक परिवार है। तो इस पहल के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में जो नौसेना के जहाज जो तैनात हैं वो मित्र देशों के बंदरगाहों का जो है दौरा कर रहे हैं, और साथ ही में दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम संदेश को बढ़ावा दे रहे हैं। ओशियन रिंग ऑफ योग के रूप में जानी जाने वाली इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच बंधन को मजबूत करना और सद्भाव को बढ़ावा देना है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के बीच बंधन को मजबूत करना और सद्भाव को बढ़ावा देना। 2023 की थीम क्या है इसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। और यह इस वर्ष जो है 9वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कौन एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? ऑप्शन है भवानी देवी, सरिता सिन्हा, काव्य बंसल या देविका रानी। तो एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज जो बनी है वो है भवानी देवी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। यह देश के लिए अब तक का पहला मेडल है। रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड मस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है? ऑप्शन है अमेजन, टाटा स्टील, इन्फोसिस या टाटा पावर। तो रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के अनुसार जो टाटा पावर जो कंपनी है, ठीक है, यह सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है। टाटा पावर कंपनी के बाद अमेजन और टाटा स्टील जो कंपनी है, ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? टाटा पावर, फिर इसके बाद अमेजन और टाटा स्टील है। ऑनलाइन स्टोर जो बिग बास्केट है सूची में सबसे आकर्षक स्टार्टअप नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरी है। मतलब कि जो आकर्षक स्टार्टअप नियोक्ता ब्रांड है वो कौन सी है? बिग बास्केट। रिपोर्ट के अनुसार 77% कर्मचारियों ने वाहन क्षेत्र को सबसे आकर्षक करार दिया है।
77% कर्मचारियों ने वाहन क्षेत्र को सबसे आकर्षक करार जो है दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी जो है दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए 13,554.42 करोड़ का व्यय आवंटित किया गया है। तो कितने करोड़ का व्यय जो है आवंटित किया गया है? 13,554.42 करोड़ का। और कितने सालों के लिए? 5 साल की अवधि के लिए। अगले 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। तो अगले 5 जो वित्तीय वर्ष हैं उसमें लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की जो है उम्मीद है। SC, ST, OBC, महिला ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से अक्षम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती जिलों के आवेदकों सहित विशेष श्रेणी के आवेदकों को उच्च सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये जो है SC, ST, OBC, महिला ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से अक्षम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती जिलों के जो आवेदक हैं उनको विशेष श्रेणी के आवेदकों को जो है उच्च सब्सिडी जो है मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वे परियोजना लागत के 35% की सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी 25% होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी जो है 25% होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की सब्सिडी मिलेगी। मतलब ये सामान्य श्रेणी के जो आवेदक होंगे उनको ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 15% की सब्सिडी जो है मिलेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्यमिता को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सतत रोजगार योजना है। तो किसके द्वारा शुरू करी गई? भारत सरकार के द्वारा। और किस लिए करी गई? उद्यमिता को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। सूचना लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित PMEGP का उद्देश्य देश भर में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करना है। तो उद्देश्य क्या है इसका? देश भर में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करना। 2008-2009 में अपनी स्थापना के बाद से PMEGP ने लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ सहायता जो है प्रदान करी है। मतलब कि जो वर्ष 2008-2009 में जो था इसमें स्थापना इसकी हुई, उसके बाद से PMEGP ने लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को जो है 19,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है सब्सिडी की जो सहायता जो है प्रदान करी है। किसे पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है जयप्रताप पांडे को, हरिदयाल सक्सेना को, रामशरण देव गौड़ा को, आचार्य N गोपी को। तो आचार्य N गोपी को जो है पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत राष्ट्र समिति की एक शाखा भारत जागृति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत जागृति के द्वारा, जो कि एक शाखा है भारत राष्ट्र समिति की। पुरस्कार समारोह 21 जून को एबिट्स में तेलंगाना सरस्वती परिषद में हुआ है।
तो ये कब हुआ? 21 जून को। कहाँ पे? एबिट्स में, तेलंगाना सरस्वती परिषद में। कौन सा देश योग के माध्यम से अपने देश को बढ़ावा देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, ओमान या ईरान। तो जो ओमान देश है ये योग के माध्यम से अपने देश को बढ़ावा देने वाला पहला देश जो है बन गया है। ओमान में भारतीय दूतावास ने एक अग्रणी पहल के तहत, किस पहल के तहत? अग्रणी पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर आत्मीय योग शांत ओमान नामक एक वीडियो पेश किया है। तो किस नामक एक वीडियो पेश किया है? आत्मीय योग शांत ओमान। भारतीय दूतावास ने वीडियो तैयार करने के लिए ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी विजिट ओमान के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी करी है? भारतीय दूतावास ने वीडियो तैयार करने के लिए ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी जो है विजिट ओमान के साथ साझेदारी जो है करी है। योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय दूतावास ने ओमान योग यात्रा शुरू करी है। तो भारतीय दूतावास ने जो है ओमान योग यात्रा जो है शुरू करी है जागरूकता को, योग के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए। ओमान की राजधानी जो है क्या है? मस्कट। और मुद्रा ओमान की क्या है? ओमानी रियाल। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है वैज्ञानिकों को, नर्सों को, कलाकारों को या अध्यापकों को। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है नर्सों को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग प्रोफेशनलों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये किसने प्रदान किए हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं। कहाँ पर प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पे एक समारोह आयोजित किया गया था। और ये कब प्रदान किया गया, मतलब किसके लिए प्रदान किया गया? 2022 और 2023 के लिए। वर्ष 2022 के लिए 15 लोगों को और वर्ष 2023 के लिए भी 15 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब कि 2022 और 2023 इन दोनों ही वर्षों के लिए अलग अलग 15-15 लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों और प्रोफेशनल्स द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कब करी गई? 1973 में। किस लिए करी गई? नर्सों और प्रोफेशनल्स द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के लिए, मतलब नर्सों और प्रोफेशनल्स द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के लिए। इन पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना है। तो इन पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है या किस लिए जो है दिए जाते हैं? तो पूरे भारत में नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से एक एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है किया है? ऑप्शन है ध्रुव, नज़र, देखरेख और सुरक्षा। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने ध्रुव नाम से एक एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है किया है। और यह कब किया है? 21 जून 2023 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन जो है किया है।
इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक सिमुलेटर शामिल है जो भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार साबित होंगे। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो ये बिहार राज्य में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है बनाया जा रहा है। ये कब तक बनकर तैयार होगा? 2025 तक। यह 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। मंदिर के निर्माण की अनुमानित जो लागत जो है वो 500 करोड़ रुपए जो है बताई गई है। विराट रामायण मंदिर जो है 3.67 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में है। मंदिर की लंबाई 280 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी, जो इसे अयोध्या मंदिर की तुलना में आकार में बड़ा बनाता है। तो इसका क्षेत्र क्या होगा इस मंदिर की? 3.67 लाख वर्ग फुट, और इस मंदिर की लंबाई 280 फीट और चौड़ाई जो है 540 फीट होगी। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र अरलेकर, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार जो स्थापना हुई है वो है 22 मार्च 1912 को। बॉर्डर की बात करें तो बिहार की सीमा एक देश नेपाल और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। मतलब कि एक देश नेपाल से लगती है इसकी सीमा, और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। रामसर साइट जो यहाँ पे वो है कंवर झील, और राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुधीर, देवेंद्र सहाय, हसमुख अधिया, हर्षवर्धन सिन्हा। तो इसमें है हसमुख अधिया को जो है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया जो है पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। यह संगठन गांधीनगर में स्थित भारत के पहले स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार है। हसमुख अधिया को इसके अलावा उन्हें गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। मतलब कि इनको जो है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त किया ही गया है, साथ में इनको जो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति जो है करी गई है। गिफ्ट का जो फुल फॉर्म क्या है? इसका क्या है फुल फॉर्म? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत के गुजरात में गांधीनगर जिले में एक केंद्रीय व्यापार जिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। यह भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच जो साबरमती नदी का जो तट है वहाँ पर जो है स्थित है। तो ये जो है वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियोज़ में जो डिटेल दी जाती है, जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, अगर आपको पसंद आते हो, आपको लगता हो कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।